भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज आगरा की पावन धरती पर अपने जिला अध्यक्ष प्रभु दयाल गौतम जी, मंडल प्रभारी श्री राम लोना जी, हमारे जिला उपाध्यक्ष भगवती प्रसाद तिवारी जी और हमारे साथ हमेशा सुख दुख में मजबूती से साथ खड़े रहने वाले निमेश भितरिया जी और साथ में हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी, प्रदेश महासचिव जी और भी यहाँ पर जितने भी भाई बैठे हैं सभी हमारे भाई हैं। आप सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और आगरा वासियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद जो आपने लखनऊ के बाद सौर आर्मी का दूसरा कार्यालय आगरा में आपने खोला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। देखिए एक बात मैं कहूंगा आप लोगों से, अभी हमारे संगठन के प्रदेश महासचिव अपनी बातों को रख रहे थे, समाज की समस्याओं को बता रहे थे। अभी हमारे संगठन के राष्ट्रीय महासचिव और सह समन्वयक विस्तारक जी अपनी समाज की समस्याओं को और संगठन की आवश्यकता क्या है, सौर आर्मी की आवश्यकता क्या है, उन चीजों को बता रहे थे। हमारे भाई निमेश भितरिया जी अभी तमाम बातों को बता रहे थे। देखिए एक बात मैं कहूंगा आप लोगों से, एक बात मैं आप लोगों से कहूंगा कि वर्तमान में जो भी समस्याएं बढ़ रही हैं, इन समस्याओं के खिलाफ अगर हम मजबूती से नहीं खड़े होंगे तो ये समस्याएं आने वाले समय में और विकराल रूप ले लेंगी। ये जो भी समस्याएं सौर समाज के खिलाफ बढ़ रही हैं, इन समस्याओं के खिलाफ अगर हम मजबूती से नहीं खड़े होंगे तो ये समस्याएं आने वाले समय में बहुत ही विकराल रूप ले लेंगी। आज सौर आर्मी एक ऐसा संगठन है जो कि सौरों के लिए सुबह शाम दिन रात मजबूती से संघर्ष कर रहा है और सौर समाज के मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने का पूरा प्रयास कर रहा है। हमारे भाई हिमेश शर्मा जी ने बताया संगठन तो 5100 बने हैं, नेता तो 11,000 होंगे समाज में, लेकिन उन 5100 संगठनों का कोई मतलब नहीं है, उन 11,000 नेताओं का कोई मतलब नहीं है जो समाज के सुख दुख में खड़े ना हो पाए। उन लोगों का कोई मतलब नहीं है। अगर हमने समाज के नाम पर संगठन बनाया है तो हमारे संगठन का उद्देश्य समाज के नाम पर दलाली नहीं होना चाहिए, समाज को न्याय दिलाना होना चाहिए, समाज को न्याय दिलाना होना चाहिए। और सौर आर्मी इसी मूल भावना के साथ, सौर आर्मी इसी मूल भावना के साथ लगातार समाज के बीच में संघर्ष कर रही है, समाज के बीच में काम कर रही है। और मैं एक बात आप लोगों से और बता दूं, कि सौर आर्मी का एक एक कार्यकर्ता पूजनीय है, वंदनीय है, देवतुल्य है, जो अपना सर्वस्व निछावर करके सौर समाज को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। मैं एक उदाहरण दूंगा, आदरणीय चौबे जी जो कि एक सरकारी ऑफिसर थे और रिटायर हैं, आपकी उम्र 60 प्लस है, लेकिन समाज की जब बात आती है, संगठन की बात आती है, तो इनके अंदर का जो जोश होता है, वो जोश जैसे 25 साल के युवा के अंदर होता है, उस जोश और खरोश के साथ चौबे जी काम करते हैं। और मैं क्या बता दूं कि जितने भी भाई मेरे साथ काम कर रहे हैं, किसी को यहाँ ना कोई पैसा मिल रहा है, किसी को ना यहाँ कोई चुनाव लड़वाया जा रहा है, किसी को यहाँ किसी भी प्रकार का फायदा नहीं मिल रहा है। एक एक भाई अपना समय लगा करके, अपना पैसा लगा करके निस्वार्थ भाव से सौर आर्मी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, क्योंकि हमारे उन भाइयों को सौर आर्मी से एक उम्मीद दिख रही है कि आने वाले समय में सौरों के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा अगर कोई संगठन करेगा तो सौर आर्मी करेगी। आज आगरा में कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, बहुत ही हर्ष की बात है। आज यहाँ पर कई हमारे भाई बंधु यहाँ पर इस उद्घाटन कार्यक्रम में आए हैं, बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत ही हर्ष की बात है। ये जो कार्यालय आज आगरा में बना है, ये कार्यालय संगठन के विस्तार
मजबूती के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। आज हमारे हिमेश भाई बात कह रहे थे कि कुछ लोग जब पद पर होते हैं तब वो समाज का नाम तक नहीं लेते, और जब पद से वो रिटायर होते हैं तो समाज के नाम से सभाएं चलाना शुरू करते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा हिमेश भाई कि देखिए, हर एक समाज में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, हर एक समाज में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। हमारे समाज में अभी तमाम ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जो पद पर रहते हुए भी समाज के लिए कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो रिटायर होने के बाद काम करते हैं। लेकिन मैं अपने समाज के उन अधिकारियों से, उन कर्मचारियों से एक बात कहना चाहूंगा कि आप तो किसी तरीके से पद पा गए, लेकिन जिस तरीके से आरक्षण मुंह फैलाए बढ़ रहा है, आपके पास क्या गारंटी है कि आपका बच्चा कल नौकरी पा पाएगा? आप बताइए मुझे, आपके पास क्या गारंटी है आपका बच्चा कल नौकरी पा पाएगा? आज हमारे देश के कुछ तथाकथित नेता संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, हमारे देश के कुछ तथाकथित नेता संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। भाई, मूल संविधान में तो मात्र 22% रिजर्वेशन था, मूल संविधान में मात्र 22% रिजर्वेशन था, तो फिर 27% 89 में और बिहार में 75% रिजर्वेशन कैसे हो गया? अगर आप मूल संविधान बचा रहे हैं तो सारे रिजर्वेशन को खत्म कर दो, मात्र वही 22% मूल संविधान में जो था वही रहना चाहिए, तब मैं मानूंगा कि आप संविधान बचा रहे हो। नहीं तो फिर ये जो दोहरा आचरण है इसको अपनाना बंद कर दो। अभी 2024 का चुनाव चल रहा था, 24 में राहुल गांधी जी कह रहे थे कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो मैं 50% से ज्यादा आरक्षण दूंगा। ये राहुल गांधी कह रहे थे। राहुल गांधी क्या कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार, उनका भाषण आप लोगों ने सुना होगा, अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। ये बात कौन कह रहा था? राहुल गांधी कह रहे थे। अब एक बात मैं आपको बता रहा हूं, राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी, राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी परिवार नियोजन के नाम पर नसबंदी करवा रही थी और राहुल गांधी जनसंख्या गिनवा रहे हैं। अरे जब तुम्हारी दादी ने नसबंदी करवा दिया तो हमारी जनसंख्या कहां से रही जो तुम गिनती करवाने की बात कर रहे हो, जो तुम गिनती करवाने की बात कर रहे हो? भाई, एक तरफ तो तुम बता रहे हो कि हम तो हमारे तो होने चाहिए, तो फिर तुम हम तो हमारे 40 वालों को सुविधा देने की बात क्यों कर रहे हो? अगर आपको सुविधा लेनी है तो उस व्यक्ति के, उस जाति के, उस कौम के त्याग और बलिदान के हिसाब से सुविधा दीजिए। भाई, इसका आकलन होना चाहिए कि किन किन जातियों ने कितना बलिदान दिया है देश की आजादी के लिए। इसका आकलन होना चाहिए किन किन जातियों ने बलिदान दिया इस धर्म को बचाने के लिए। इसके आधार पर दीजिए सुविधा व्यवस्था। इसका आकलन होना चाहिए कि इस देश के तथाकथित तमाम अधिकारी जो रिजर्वेशन के कोटे पर पल रहे हैं उनको किसके टैक्स से पैसा दिया जा रहा है। इसका आकलन होना चाहिए, तब पता चलेगा कि किसका योगदान और किसका बलिदान है इस देश में। तो भैया, मेरा आप लोगों से निवेदन है, इस देश के नेता ये जात की राजनीति कर रहे हैं। आज मैं आपको बता दूं, 24 के इलेक्शन का रिजल्ट आया, 24 के इलेक्शन का रिजल्ट आया। मैं देख रहा हूं सवर समाज के लोग बहुत दुखी हैं, सवर समाज के लोग बड़े परेशान हैं, कह रहे हैं कि किसी पार्टी की सीट कम हो गई, किसी पार्टी की सीट बढ़ गई। हम कह रहे हैं कौन होए हमें कहानी, कोई भी राजा हो जाए हमको उससे क्या फायदा भैया। चाहे राहुल गांधी आएंगे, चाहे नरेंद्र मोदी आएंगे, सब वही दलित ओबीसी, दलित ओबीसी, दलित ओबीसी। सवर्ण तो किसी के नजर में देश का नागरिक ही नहीं है, सवर्ण तो किसी की नजर में देश का नागरिक ही नहीं है। 4 दिन से टीवी डिबेट हो रहा है, 4 दिन से टीवी डिबेट हो रहा है। सभी लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि मोदी जी का सीट इसलिए कम हो गया क्योंकि इन्होंने मुसलमानों के आरक्षण का विरोध किया। और सभी लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी की सीट इसलिए बढ़ गई क्योंकि इन्होंने कहा था 50% से ज्यादा आरक्षण देंगे और जाकर जनगणना करवाएंगे। लेकिन कोई सवर्णों की चर्चा नहीं कर रहा है। सवर्ण जब मजबूती से 24 में लगा तब पूर्ण बहुमत की सरकार आई, सवर्ण जब मजबूती से 19 में लगा तब मजबूती से सरकार आई। लेकिन 10 साल से सरकार बनने के बाद भी सवर्णों की जब तुम बात नहीं कर रहे हो, सिर्फ दलित ओबीसी, तो सवर्णों ने भी ढील कर दिया। कहा जाओ भैया बनाओ सरकार अपनी, और उसी का परिणाम है ये, और
उसी का ये परिणाम है ये। और मैं एक बात और बता दूं, जो लोग हमारी संख्या 2% बता रहे हैं, जो लोग हमारी संख्या 3% बता रहे हैं, जो लोग हमारी संख्या 4% बता रहे हैं, मैं सर्वेश पांडे पूरे दावे के साथ कहता हूं सवर्णों की संख्या भारत में 40% है। सवर्णों की संख्या भारत में 40% है। बस आवश्यकता है हमको जागने की, जुड़ने की, संगठित होने की और संगठित होकर के अपने हक और अधिकार की आवाज उठाने की। एक बात मैं आपको बताऊंगा, न सर्वेश पांडे किसी जात के विरोधी है, न सौर आर्मी किसी जात के विरोधी है। हमारी मांग सरकारों से है, हमारी मांग सरकारों से है, हमारी मांग तार्किक है, हमारी मांग तथ्यों पर आधारित है। भाई जब भारत का संविधान कहता है जाति धर्म लिंग भाषा के आधार पर भेद नहीं होगा, तो जब सवर्णों के साथ भेदभाव हो रहा है तो सर्वेश पांडे को बुरा लग रहा है और सर्वेश पांडे फिर उनको न्याय दिलाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। जब भारत में कहा गया है कि लोकतंत्र है, लेकिन इस लोकतंत्र को एक जाति तंत्र बना करके रख दिया है, तो भाई सर्वेश पांडे को बुरा लग रहा है। सर्वेश पांडे आवाज उठा रहे हैं। सवर्णों की बात करना किसी जात का विरोध नहीं होता, अपने हक की बात करना किसी जात का विरोध नहीं होता। और एक बात मैं आपको और बता दूं, हमारे समाज के जो नेता, हमारे समाज के जो नेता, जो मंत्री, जो विधायक आज हमारे समाज की आवाज को नहीं उठा रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज मैं देना चाहूंगा, एक मैसेज मैं देना चाहूंगा। जब देश आजाद हुआ था तब आपकी क्या स्थिति थी, आप चिंतन करिए। और आज आजादी के 75 साल बाद आपकी क्या स्थिति है, पर चिंतन करिए। आप दिन प्रतिदिन पतन की तरफ गए हैं। हो सकता है किसी एक परिवार का विकास हो गया है, हो सकता है किसी 2-4 परिवार का विकास हो गया हो, लेकिन अगर सवर्णों के विकास की बात करें ना, तो काफी प्रतिशत में सवर्णों का विकास नहीं, विनाश हुआ है। सवर्ण नीचे की तरफ गया है। इनकी जमीनें कम हुई, इनकी जमीनें कम हुई। जब देश आजाद हुआ था उस समय हमारे पास ज्यादा जमीनें थी, लेकिन बार बार में सेलिंग में निकलवा करके कभी आबादी के नाम पर, कभी जमीन पट्टी के नाम पर हमारी जमीनें निकलवा करके हमको भूमिहीन कर दिया गया। समझ रहे मेरी बात को? जब देश आजाद हुआ था तो मात्र 22% आरक्षण था, तो 22% कोटे में हुआ क्या था कि मान लो 100 नौकरी आती तो 100 नौकरी में मात्र 22 ही रिजर्व थी, 78 अन्य रिजर्व था। लेकिन आज बिहार में 75% आरक्षण कर दिया गया, तो अब समझिए कि 75 नौकरियां रिजर्व हो गई। 100 में 75 रिजर्व हो गई, मात्र 25 रिजर्व बची और उन 25 में भी वो फाइट करेंगे। उसके बाद जो भी 2-4-10 सीटें बचेंगी तब हम लड़ पाएंगे। कारण ये है कि हम जो हैं, हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन मैं आपको बुद्धिमान नहीं समझता। अरे जो अपने बच्चों के भविष्य पर ना बोल पाए वो बुद्धिमान कैसे हो सकता है? जो अपनी जमीनों की बर्बादी पर बोल ना पाए वो बुद्धिमान कैसे हो सकता है? जो लगातार बहन बेटियों की इज्जत पर हो रहे वाद पर ना बोल पाए वो बुद्धिमान कैसे हो सकता है? अगर आप बुद्धिमान हैं तो मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, सवर्ण आखिरी पड़ाव पर है, सवर्ण आखिरी पड़ाव पर है। आपके पास सिर्फ 2 विकल्प हैं, या तो सवर्ण लड़ेगा या तो सवर्ण मरेगा। अब आपको चुनना है कि आप लड़ेंगे कि मरेंगे। देखिए, अगर आप लड़ना विकल्प चुनोगे तो उसमें भी 2 विकल्प आएगा, या तो आप जीतोगे या तो आप शहीद होंगे। और अगर आप लड़ना विकल्प नहीं चुनोगे तो आप मरोगे ही मरोगे। तो मेरा निवेदन है कि लड़ना विकल्प चुनिए। अगर आप जीत गए तो आप राजा होंगे, और अगर आप शहीद भी हो गए तो शहीदों में इतिहास में आपका नाम अमर होगा। और मैं एक बात और बता दूं, संख्या बल से कभी मनोबल मत डाउन करना। 33 करोड़ आबादी थी जब देश हमारा गुलाम था, 33 करोड़ आबादी थी जब हमारा देश गुलाम था, लेकिन 33 करोड़ लोग देश की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। हमें लग रहा है ज्यादा से ज्यादा 33,000 भी नहीं लड़ रहे थे, 33,000 भी नहीं लड़ रहे थे। इसीलिए संख्या बल पर ध्यान मत दो। लेकिन बात मैं आपको कहूंगा, अधर्म को मुख बनकर जो मात्र निहारे जाते हैं, कर्ण हो, द्रोण हो, भीष्म हो, सब मारे जाते हैं। एक बात बता दूं, जटायु को पता था कि रावण त्रिलोक विजेता है, और जटायु की कोई औकात विशाल नहीं थी रावण के सामने, लेकिन जटायु धर्म के लिए लड़ा और लड़ना उसने विकल्प चुना और आज इतिहास में अमर है। तो संख्या और ताकत मत देखो। अगर आप न्याय के रास्ते पर हो, अगर आप धर्म के रास्ते
रास्ते पर हो तो आप लड़ो, आगे बढ़ो, आपके साथ नारायण खड़े होंगे, आपके साथ नारायण खड़े होंगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो मेरा आप लोगों से यही हाथ जोड़ करके निवेदन है। और फिर मैं कहूंगा कि इस 100 आर्मी को आप मजबूत करिए, 100 आर्मी की मजबूती के लिए आप कैंपेन चलाइए, 100 आर्मी का सदस्यता अभियान चलाइए। सदस्यता अभियान पर इसलिए दबाव बनाया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, क्योंकि किसी भी संगठन की शक्ति, ताकत उसके संख्या बल पर निर्भर करती है। किसी भी संगठन की शक्ति, ताकत उसके संख्या बल पर निर्भर करती है। तो जब आपके संगठन में ज्यादा से ज्यादा सदस्य होंगे तो आपका संगठन ताकतवर होगा, आपका संगठन ताकतवर होगा। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी किस लिए है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा सदस्य है, 17 करोड़ के आसपास मेंबर हैं। तो 100 आर्मी में जब ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनेंगे तो 100 आर्मी ताकतवर बनेगी। और मान लीजिए इसी आगरा में 10,000 100 आर्मी के सदस्य बन गए और समाज के ऊपर अगर कोई समस्या आती है और 10,000 लोग एक साथ खड़े हो गए, तो आपको लगता है कि कोई हमारे खिलाफ खड़ा हो पाएगा? कोई हमारे खिलाफ खड़ा हो पाएगा? तो संघे शक्ति कलुगे, इस मूल मंत्र को अपनाइए, संगठित होइए और संगठित होकर के अपने समाज को जागरूक करिए। जिनकी कोई औकात भी साथ नहीं थी, जो समाज को गालियां देते थे, वो लोग आज सदन में पहुंच गए हैं। लेकिन सदन में सौरों की आवाज उठाने वाला सौरों का एक सांसद तक नहीं है। सदन में सौरों की आवाज उठाने वाला सौरों का एक सांसद भी नहीं है। हमारे जात के तमाम सांसद विधायक हैं, लेकिन सिर्फ उनके पीछे का टाइटल पायल तिवारी, मिश्रा, शुक्ला, दुबे, शर्मा और ठाकुर बनिया भूमियान है, नाम के नहीं है, काम के नहीं है। जब वो सदन में जाएंगे और सौरों के खिलाफ जब कोई बिल पारित किया जाएगा तब उनकी बोलती बंद हो जाएगी। तो ऐसे सांसदों के रहने ना रहने का कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे सांसदों के रहने ना रहने का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 100 आर्मी को मजबूत करिए, 100 आर्मी आपके लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी। बस यही इतना मुझे आप लोगों से कहना था। आप लोग अपना साथ सहयोग बनाए रखिए, बहुत मजबूती से आगे बढ़ेगा। एक बात और बता दूं, मैं आज तो यहाँ से जा रहा हूँ, मैं आज तो यहाँ से जा रहा हूँ। प्रभु दयाल शर्मा, मेरी बात गंभीरता से सुनो। जिला अध्यक्ष हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भाषण हो रहा है, गंभीरता से बात सुनो, ठीक है? मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मेरे यहाँ से जाने के बाद, मेरे यहाँ से जाने के बाद इस मिशन को गति मिलनी चाहिए। एक सर्वेश पांडे आज यहाँ से जा रहा है, आज उस कार्यालय का उद्घाटन करके यहाँ पर 1000 सर्वेश पांडे बनने चाहिए, 1000 सर्वेश पांडे बनने चाहिए। और मैं एक बात और बता दूं, मेरा अपना कुछ नहीं है, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूं। मैंने अपना जीवन, अपना कैरियर सब कुछ दांव पर लगाया है, तो आप लोगों के लिए लगाया है। अगर आप संगठित हो जाएंगे तो आपका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, और अगर आप संगठित नहीं होंगे तो जब सब मरेंगे तो हम भी मर जाएंगे भैया, उसमें क्या है? जब सब मरेंगे तो हम भी मर जाएंगे, उसमें क्या है? तो मेरा निवेदन है कि वो स्थिति परिस्थिति ना आए, इसलिए आप लोग संगठित हो जाइए। भारत माता की जय, वंदे मातरम।